हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है प्रायोगिक भूगोल का मानचित्र प्रक्षेप के बारे में। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी मानचित्रों के निर्माण के बारे में कि मानचित्र कहते किसे हैं या उनके प्रकारों के बारे में। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे मानचित्र प्रक्षेप के बारे में। ये आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपकी कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीकर क्लासेस के नाम से है, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से। चलिए अपन शुरुआत करते हैं मानचित्र प्रक्षेप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि मानचित्र जो प्रक्षेप है वो कहते किसे हैं। ग्लोब पर खींची गई अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को किसी समतल कागज पर प्रक्षेपित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। एक साधारण सी परिभाषा है वो यहाँ पर दी गई है कि मानचित्र प्रक्षेप कहते किसे हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, यानी कि ये जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल किसी समतल कागज पर प्रक्षेपित करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। जैसे अपन ने यहां पर मान लिया कि ये एक कागज है, इस कागज पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अपन ने ये जाल प्रक्षेपित कर दिया, तो यही क्या कहलाता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी, इसके बारे में। तो मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता मानचित्रों के निर्माण के लिए पड़ती है। किसी मानचित्र के गोल पृथ्वी के समस्त भागों का एक साथ शुद्ध प्रदर्शन संभव नहीं है। यानी कि अपन देखते हैं कि मानचित्र पर अपनी जो गोल पृथ्वी है उसके सारे जो भाग है उनका एक साथ शुद्ध प्रदर्शन संभव नहीं है। यहाँ पे ये जो बात है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपन पूरी पृथ्वी को एक साथ तो दिखा सकते हैं इस कागज पे, लेकिन जो पूरी पृथ्वी है उसके पूरी पृथ्वी के जो जितने भी क्षेत्र हैं उनको शुद्ध रूप से नहीं दिखा सकते, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है। इस कारण से ये वाले जो भूभाग हैं इनको अपन सही तरीके से नहीं दिखा सकते। कुछ जगह पे अपन देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है इसको सही तरीके से नहीं दर्शा सकते। तो जो मानचित्र होते हैं उनके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं कि अपनी गोल पृथ्वी को पूरी तरह से एक साथ शुद्ध प्रदर्शन संभव नहीं है। फिर भी भौगोलिक अध्ययन में अधिकतर ग्लोब की तुलना में मानचित्रों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी अपन क्या देखते हैं कि ग्लोब की तुलना में मानचित्र का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि अपन देखते हैं कि ग्लोब है वो पृथ्वी का एकदम जो शुद्ध रूप है वो माना जाता है। इसके कारण क्या है, कारणों की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे आता है मानचित्र पर पृथ्वी की किसी छोटे से भाग का भी अत्यधिक बड़ा करके अध्ययन किया जा सकता है। पहली बात तो क्या है कि मानचित्र पर पृथ्वी के एक छोटे से भाग का बड़ा करके और अध्ययन किया जा सकता है, परंतु ग्लोब पर किसी क्षेत्र को अत्यधिक बड़ा करके नहीं दिखा सकते। लेकिन ग्लोब पर उस क्षेत्र को अपन अत्यधिक बड़ा करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब पर यदि किसी क्षेत्र का आकार अत्यधिक बड़ा किया जाए तो ग्लोब का आकार भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है एवं इतने बड़े ग्लोब का रख रखाव संभव नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर अपन मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो जिसके अंदर किसी छोटे से भूभाग को बड़ा करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर अपने जैसे राजस्थान को ही बड़ा करके दिखाना तो मानचित्र पे तो अपन अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अपने को अगर ग्लोब पे दिखाना हो राजस्थान को तो अपन राजस्थान के जितना बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते, क्योंकि इतने बड़े ग्लोब का रख रखाव संभव नहीं है, इसीलिए नहीं बना सकते। और मानचित्र को क्या कर सकते हैं अपन कि जैसे ये राजस्थान का मानचित्र बनाया अपन ने, तो इसको तो लपेट के अपन कहीं भी डाल के ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को एक
लपेट कर डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, तो इतने बड़े ग्लोब का रख रखाव संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मानचित्र पर समस्त संसार का प्रदर्शन एक साथ किया जा सकता है। मानचित्र पर अपन देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है यानी पूरे संसार का मानचित्र का एक साथ प्रदर्शन किया जा सकता है वर्ल्ड के मैप का, परंतु ग्लोब पर एक बार में केवल आधी पृथ्वी को ही देखा जा सकता है। ग्लोब पर अगर अपन देखते हैं तो जैसे ये अपन ने ग्लोब पे देखा, तो अपन देखते हैं कि अपने सामने जो भूभाग है वो अपन देख सकते हैं और इसके जो पीछे वाला जो भूभाग है उसको अपन देख नहीं सकते। तो आधी जो पृथ्वी है उसको अपन देख सकते हैं और आधी पृथ्वी को अपन ग्लोब पे नहीं देख सकते। जबकि जो मानचित्र होता है उसका आकार ऐसा होता है, तो इस पे अपन पूरे विश्व को एक साथ देख सकते हैं। जैसे अगर अपन देखना चाहें तो ये अपन देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है ना, यूरोप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रीनलैंड है। इसको तो अपन ने एक साथ देख लिया पूरी पृथ्वी को मानचित्र पे, लेकिन अपन क्या देख सकते हैं, ग्लोब पे एक साथ नहीं देख सकते। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्लोब पर केवल आधी पृथ्वी को ही एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन मानचित्र पर अपन क्या है, पूरी पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्रों की तुलना में ग्लोब एक महंगी प्रणाली है। ग्लोब क्या है, मानचित्र की तुलना में एक बहुत ही महंगी प्रणाली है। मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना आसान होता है, जबकि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना आसान नहीं हो सकता। जैसे अपन ने बात की थी कि राजस्थान का अगर अपन मानचित्र बनाते हैं तो उसे अपन लपेट कर एक जेब में डाल के भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर अपन ने राजस्थान के जितना बड़ा ग्लोब बना लिया तो उसको अपन कहीं भी ले नहीं जा सकते। तो इसका जो रख रखाव है वो बहुत ही महंगी प्रणाली के अंतर्गत आता है, जबकि मानचित्र है वो एक सस्ती प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों के बारे में अपन बात करेंगे। अपने को मालूम होना चाहिए अपन जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होते हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सुनने में भले ही अपने को एक जैसा ही लगता हो, लेकिन चारों चीजें अलग अलग हैं। साधारण अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं का नाम सुना है, लेकिन अक्षांश और अक्षांश रेखाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशों की कि अक्षांश क्या होते हैं। इसके अगर अपन बात करें तो ग्लोब पर किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अपन क्या देखते हैं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष, जैसे अपन ग्लोब पे देखते हैं कि ये जो है वो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर यह पृथ्वी का केंद्र आ गया, बीच का स्थान आ गया, ठीक है। तो इसके सापेक्ष मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो कोणीय दूरी है इसको अक्षांश कहते हैं। ये 90 डिग्री आ गया, जैसे ये अपन मान लेते हैं 75 डिग्री, ये मान लेते हैं 45 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये अपन मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसके सापेक्ष यानी ग्लोब, ये पूरा ग्लोब हो गया, इस ग्लोब पर किसी स्थान की, ये जो स्थान है इसकी पृथ्वी के केंद्र से, ये स्थान है वो पृथ्वी का केंद्र है,
के सापेक्ष मापी गई कोणीय जो दूरी है, यानी कि ये जो कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक बार अपन परिभाषा फिर से देखते हैं कि ग्लोब पर किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई एक कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है, जबकि ये अक्षांश रेखा नहीं है। इसे अपन क्या कहते हैं? केवल अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा की अगर अपन बात करें तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर एक समान अक्षांशीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी कि ग्लोब पर एक समान मान वाले अक्षांशीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। एक समान जो मान वाले हैं, जैसे 45 डिग्री की ये रेखा आ गई, इस पे पूरा जो मान है वो 45 डिग्री ही रहता है पृथ्वी के चारों ओर। जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पर इनकी तो बात अपन ने अक्षांश की और इस अक्षांश से मान को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे अपन अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे इसको मिलाते हुए अपन ने ये रेखा खींची, इस रेखा को अपन कह देंगे अक्षांश रेखा। और जबकि ये जो कोणीय मान है, इस कोणीय मान को अक्षांश कह देंगे और इसको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है समान अक्षांशीय मान वाले, उन स्थानों को अपन अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बात अपने क्लियर हो जाती है कि अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है। तो अपन ने देखा कि ग्लोब पर एक समान अक्षांशीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। चाहे अपन किसी भी तरह की रेखा ले सकते हैं, ये 30 डिग्री आ गया, ये 15 डिग्री आ गया, तो जहां जहां से ये रेखा गुजर रही है वहां सारे जगहों का एक ही जैसा अक्षांशीय मान होगा। तो यहाँ पर पूरा 15 डिग्री मान होगा, यहाँ पर पूरी जो पृथ्वी है उस पर 0 डिग्री मान होगा। आगे बात अगर अपन करें तो अक्षांश रेखाएं वृत्तों के रूप में बनती हैं, अतः इन्हें अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। ये जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक वृत्तों के रूप में ही बनती हैं। जैसे अपन देख रहे हैं 75 डिग्री, जबकि 90 डिग्री जो है वो एक बिंदु के रूप में बनता है। 90 डिग्री बिंदु के रूप में बनता है, जबकि 90 डिग्री के अलावा जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी एक वृत्त के रूप में बनती हैं। इसीलिए इन्हें हम अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा वृत्त बनता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो जो भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त है, ये वाला जो अपना इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, या अपनी ऐसे कह सकते हैं अपनी जो पूरी पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटता है। इसको अपन वृहद वृत्त के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री, अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांशी वृहद वृत्त है। ठीक है, वृहद वृत्त अपन उन्हीं रेखाओं को कहते हैं जो अपनी पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। आगे की जो बात अपन करेंगे
वो देशांतर रेखाओं में करेंगे कि सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी वृहद वृत्त का हिस्सा मानी जाती हैं, क्योंकि वो भी पूरी पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि केवल एक अक्षांश रेखा ही ऐसी है जो वृहद वृत्त का हिस्सा मानी जाती है, वो है अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। नेक्स्ट अपन बात करें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। वह 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त की बजाय एक बिंदु के रूप में बनते हैं। यहाँ पर अपन कहते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं, जैसे जैसे अपन ध्रुव की ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे अपने अक्षांश जो वृत्त हैं वो छोटे होते जाते हैं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये भूमध्य रेखा से छोटा हो गया, इसके बाद में ये वाला जो है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी इससे छोटा हो गया, ये अपन मान लेते हैं 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसके बाद में अपन देखते हैं ये अपन 45 डिग्री मान लेते हैं, ये इससे छोटा हो गया। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन दक्षिण में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो मिलता है अपने को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलता है। ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये एक अक्षांश वृत्त के रूप में ना होकर के एक बिंदु के रूप में अपने को मिलता है। जबकि इसी तरह से अगर अपन उत्तर में चलते हैं तो अपन देखते हैं कि उत्तर में भी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलने पर अक्षांश वृत्त हैं वो छोटे होते जाते हैं। ये अपन देख रहे हैं कि ये अक्षांश वृत्त हैं वो छोटे हो रहे हैं, और जैसे ही अपन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते हैं तो वो अपने को एक वृत्त के रूप में नहीं मिल करके और एक बिंदु के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर यही बात है वो बताई गई है। ये जितने भी जितनी बातें आ रही हैं इनकी सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो सीकर क्लासेस के नाम से है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अक्षांशों की कुल संख्या 0 डिग्री सहित 181 होती है। यहां अपन देखते हैं कि ये तो है 0 डिग्री अक्षांश और यहां पर है एक बिंदु के रूप में अपन ने बात की थी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश की बात की थी। इसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं कि अक्षांशों की कुल संख्या 0 डिग्री सहित 181 होती है। यानी कि अगर इस 0 डिग्री को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक, तो 90 तो मिल गए उत्तर वाले, और यहाँ पर 90 तक, तो 90 मिल गए दक्षिण वाले, और एक अपन ने शामिल कर लिया इस 0 डिग्री को। तो यहाँ पर इनका टोटल अगर अपन देखें तो 181 है। तो अपन कहते हैं कि 0 डिग्री सहित अक्षांशों की कुल संख्या है वो 181 होती है, जबकि अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या 179 होती है। अक्षांश वृत्तों की अगर अपन बात करें तो अपन ने जैसे लास्ट स्लाइड में बात की कि दोनों ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक वृत्त के रूप में नहीं मिल करके एक बिंदु के रूप में मिलते हैं। तो ये अक्षांश वृत्त नहीं होकर के एक बिंदु है। तो अपन क्या करते हैं, 100 जो 81 हुए उनमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो 179 है वो अपने को अक्षांश वृत्त मिलते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है।
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर समान रहती है। यानी कि अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर इनकी जो बीच की दूरी है वो लगभग एक समान ही रहती है। चाहे इसी तरह से अपन दक्षिण में चलें, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी पर अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर है। ये अक्षांशों की जो दूरी है वो लगभग, यानी कि इनके बीच की दूरी यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो दूरी है वो औसतन दूरी 111 किलोमीटर है। चाहे उत्तर में ले लो, चाहे दक्षिण में बात कर लो। दक्षिणी गोलार्ध में भी इनके बीच की दूरी एक समान ही मिलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भी इनके बीच की दूरी एक समान ही मिलती है अगर अपन औसत दूरी की बात करते हैं तब। लेकिन जो भूमध्य रेखा के निकट 110.5 किलोमीटर है, अपने को इस आंकड़े को याद रखना है, यह आंकड़ा मोस्ट है। बाकी इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि अपन कह सकते हैं ये अपना 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के आसपास इनके जो बीच की दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो 110.5 किलोमीटर है। जबकि जैसे ही अपन ध्रुवों के निकट जाते हैं वैसे ही यहाँ की जो दूरी है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ध्रुवों के निकट, ये दूरी 111.7 किलोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से जो अपन बात की अपन ने अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभी देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि देशांतर और देशांतर रेखाएं अलग अलग होती हैं। जिस तरह से अपन ने देखा कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं अलग अलग होती हैं, उसी तरह से अपन देखते हैं कि देशांतर और देशांतर रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देशांतरों के बारे में। किसी अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा पर उसके केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। यानी कि किसी अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा पर, अपन ने बात कर ली अक्षांश वृत्त कौन से होते हैं और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, दोनों एक ही चीज होती हैं। उसके केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। यानी कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। और इनको कहा, सॉरी, देशांतर रेखाएं नहीं, देशांतर होते हैं। इनको अपन कहां से मापते हैं कि किसी जो अक्षांश है, इस अक्षांश के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को ही देशांतर कहा जाता है। यानी कि ये हो गई एक अक्षांश रेखा, ठीक है। इस अक्षांश रेखा के केंद्र से यहां से मापी गई एक कोणीय दूरी को ही अपन देशांतर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी एक समान होती है, परंतु अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतरों के बीच की दूरियां अलग अलग होती हैं।
यानी कि एक अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर में चलते हैं अपना 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर आता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर आ गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं कि एक अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी एक समान होती है। यानी कि एक अक्षांश वृत्त पर जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ वाली दूरी भी एक समान है, यहाँ वाली दूरी भी एक समान है, यहाँ वाली भी एक समान है और यहाँ वाली भी एक समान है। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतरों के बीच की दूरियां अलग अलग होती हैं। यानी कि इस अक्षांश वृत्त पर दूरी अलग होगी तो इस अक्षांश वृत्त पर दूरी अलग होगी, ना कि एक समान होगी। लेकिन एक ही अक्षांश पर इनके बीच की जो दूरी है वो एक समान होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त पर यानी कि ये जो भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त है इस पर देशांतरों के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है। यानी भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी है वो सबसे अधिक होती है, परंतु ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होने से देशांतरों के बीच की दूरियां भी कम होती जाती हैं। कि जैसे अपन देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे उत्तर की ओर चलते हैं या फिर जैसे जैसे दक्षिण की ओर चलते हैं, वैसे वैसे अपन क्या देखते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होने लगती है। लंबाई कम होने के कारण से जो देशांतर हैं, इन देशांतरों के बीच की जो दूरी भी है कम होने लगती है। ये अपन देख रहे हैं कि यहाँ वाली जो दूरी है वो कम है, जबकि भूमध्य रेखा वाली दूरी है वो ज्यादा है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि दक्षिण में जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे भी एक अक्षांश पर एक देशांतर पर चलने पर अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। लास्ट अपन ने बात की देशांतरों के बारे में, तो देशांतर रेखा के बारे में अगर अपन बात करें तो विभिन्न अक्षांशों पर एक समान देशांतरीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विभिन्न अक्षांशों पर एक समान देशांतरीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं खींची जाती हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां से अपन ने ये रेखा खींची दक्षिणी ध्रुव तक, यहां से खींची यहां तक, तो इनके बीच जो देशांतरीय मान है वो एक समान है। यानी समान देशांतरीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से, यहां पर है नॉर्थ और यहां पर है साउथ, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को अपन देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये पश्चिम में है और ये पश्चिम में चलते हुए अपनी देशांतर रेखाएं हो गई, और ये पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, ये आ गया अपना 0 डिग्री। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्रुवों की ओर चलने पर इन रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी कि जैसे जैसे अपन देखते हैं कि ये आ गई अपनी 0 डिग्री और ये आ गया अपना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं इनके जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। यानी इसके और इसके जो बीच की दूरी है वो सबसे अधिक जो दूरी है वो अपनी रहती है इस भूमध्य रेखा पर। और यहां से जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर चलते जाते हैं
इनके जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। यही अपन देखते हैं कि सभी देशांतर रेखाओं में होता है। तथा ध्रुव पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। जैसे अपन ध्रुव पे पहुंचते हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो शून्य हो जाती है। ये देखा अपन ने कि इनके जो बीच की दूरी है वो शून्य हो गई, 0 हो गई, बिल्कुल दूरी नहीं रही। यानी कि अपन देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, इससे अपन जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाती है। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। यानी कि ये जो दूरी है वो अगर अपन देखें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा मिलती है, 111.3 किलोमीटर इनके बीच की औसत दूरी होती है। जबकि अपन ने अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी की बात की थी, वो औसत जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इसकी अपन ने बात की थी। तो आंकड़ा आता है वो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का लगभग सेम सा आंकड़ा ही आता है। जबकि देशांतर रेखाओं के बारे में एक बात और याद रखनी होती है कि इनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुव पर शून्य होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके बीच की जो औसत दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। तो आज के सेशन में अपन ने बात की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आने वाले जो सेशन है उनमें अपन बात करेंगे मानचित्र जो प्रक्षेप है उनके बारे में, उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, देखते रहिए।